Hello and welcome guys to my YouTube channel. As promised, I am back with another video. This one concerns China, the dragon, और जो चाइना अपने देश में कर रहा है उसके ऊपर उसका असर क्या पड़ रहा है वहाँ चाइना में और यहाँ अपने देश में और पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सारे चाइनीज मार्केट्स हैंगसेंग इंडेक्स वगैरह सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा फॉल उनमें आई। वो सेंटिमेंट इंडियन मार्केट्स में भी और यूएस मार्केट्स में भी देखने को मिले और उसके पीछे रीज़न ये था कि चाइना ने अपने कुछ टेक सेंट्रिक बिजनेसेस को आड़े हाथ ले लिया है और इसके पीछे रीजंस बहुत सारे दिए जा रहे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट एक बात जो सबसे क्लियरली सामने आ रही है कि चाइना वांट्स टू रिटेन इट्स पावर ऑन इट्स बिजनेसेस। सो लेट्स सी वेयर इट स्टार्टेड। एक तो आपने अलीबाबा और जैक मा के साथ जो कुछ हुआ चाइना में उसके बारे में पढ़ा होगा कि ऑल ऑफ अ सडन जैक मा पूरे सीन से गायब हो गए। काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं चला कि जैक मा गए कहाँ। उसके बाद ये हुआ कि उनका जो एंट फाइनेंशियल था जो कि आईपीओ लॉन्च करने वाला था उसको अचानक से कुछ रातों रात रूल्स वहाँ चेंज कर दिए गए। एक्चुअली अगले ही दिन उसे आईपीओ लाने से भी मना कर दिया गया। इन सब का असर ये हुआ कि अचानक से जैकमा और उनकी जो अंपायर उन्होंने क्रिएट किया है उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर गई क्योंकि चारों तरफ से उनके शेयर्स बेचे जाने लगे बिकॉज चाइना के अगेंस्ट और सीसीपी के अगेंस्ट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। चाइना में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही एडहॉक डिसीजंस लेती रही है। पहले कुछ पीरियड से ये कम हो गया था बिकॉज चाइना ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में मिलना चाह रहा था, लेकिन जब से ये चाइनीज टेक कंपनीज बाहर निकल करके लिस्ट होने लग गई है जैसे कि दीदी जो वहाँ की उबर है वो NYSE में लिस्ट हुई अराउंड एट $70 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ में, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा लिस्टिंग था चाइनीज कंपनीज के लिए। उसके बाद थोड़ा एक इनसिक्योरिटी जिसको आप बोल सकते हो वो चाइनीज गवर्नमेंट में आने लग गई। उसके बाद फिर जैक मा जिस तरह से एक पूरे सेक्टर पे हावी होते जा रहे थे, एक फाइनेंशियल पेमेंट से लेकर के सब कुछ, जैसे जैक मा वाज बिकमिंग द जेफ बेजोस ऑफ चाइना और उनकी कंपनी अलीबाबा वाज अकीन टू अमेजॉन। इट वाज डूइंग एवरीथिंग एंड इट वाज वर्किंग ऑन अ स्केल जो कि सोचा भी नहीं जा सकता था। सो स्केल में काम करने का फायदा ये होता है कि यू रिमूव अ लॉट ऑफ इनएफिशिएंसीज इन द सिस्टम और उन इनएफिशिएंसीज को जब आप हटाते हो तो आपके बिजनेस को एक अलग लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग विथ अलीबाबा एंड दैट वाज समथिंग चाइना वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट। चाइना डेमोक्रेसी नहीं है और इस वजह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें पसंद नहीं है। चाइना में सारा का सारा पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है और वो चाइनीज प्रेसिडेंट के हाथ में है। अगर ये पावर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाए, कोई पॉलिटिकल राइवल उनके अगेंस्ट खड़े हो या कोई बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा हो जाए जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खतरा बन जाए, एक क्वेश्चन बन जाए, तो चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चाइना में हुआ क्या। सो इट स्टार्टेड विथ डीडी, द राइड हेलिंग ऐप. Didi listed on NYSE at $70 billion market cap. Days later, it was asked to stop registering new drivers. तो दीदी को बोल दिया गया कि आप कोई भी नए ड्राइवर्स को और कोई भी नए यूजर को अपने राइड हेलिंग ऐप में नहीं ले सकते। उसके पीछे रीजन ये दिया गया कि बिकॉज ये NYSE में लिस्टेड है और NYSE में यूएस गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर मोर एंड मोर डिस्क्लोजर, जिसकी वजह से ये जो भी डेटा है, जो चाइनीज डेटा है, चाइनीज यूजर्स का डेटा है, ये वल्नरेबल है और चाइनीज गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। सो दे सेड दैट यू आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर न्यू ड्राइवर्स एंड देन फाइनली दे फॉलोड इट अप विथ रिमूविंग डीडी फ्रॉम चाइनीज ऐप स्टोर्स. आई डोंट नो वेदर दे हैव एक्चुअली रिमूव्ड इट और नॉट, बट दे हैव इशूड एन ऑर्डर फॉर दैट एंड इफ एन ऑर्डर हैज कम देन आज नहीं तो कल इवेंचुअली दैट विल हैपन. इस न्यूज के बाद ही ऑलमोस्ट उनके शेयर्स जो थे वो 40 to 45% गिर गए और इसके पीछे जैसे मैंने बताया कि डेटा प्राइवेसी को एक रीजन बताया गया है. नेक्स्ट ब्लो केम टू एजुकेशन सेक्टर. तो लास्ट फ्राइडे गवर्नमेंट की तरफ से एक मैंडेट आ गया कि दे आर गोइंग टू बैन प्राइवेट ट्यूटरिंग एंड टेस्ट प्रेप फॉर कोर स्कूल सब्जेक्ट. इसके पीछे रीजन दिया गया कि दे वांट टू ईज फाइनेंशियल प्रेशर ऑन फैमिलीज
and the companies have to register as non-profit. So we all know that education, and especially the higher education, private education is very expensive. That's the case in India as well. आज एजुकेशन का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट बच्चे पैदा करने पे भी पड़ रहा है, कि ओवरऑल कॉस्ट एक बच्चे को पालने का इतना ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से कई कपल तो अगर दे आर नॉट सिक्योर अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन तो वो लोग एक बच्चा भी नहीं कर रहे हैं. So चाइना का कहना ये है कि डिस्पाइट द एबॉलिशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइनीज आर नॉट बियरिंग मोर चिल्ड्रन ड्यू टू higher education costs, and I think many of us can relate to this. So private tuition is a 120 billion a year business, and almost 75% kids take outside tuition of one or the other form. So जब ये न्यूज़ आई, हैंगसेंग में जितने भी ये कंपनीज लिस्टेड हैं, like New Oriental Education and Technology, TAL Education, Scholar Education, Koolearn, all faced the brunt, and every such company shares were down about 30 to 50%. The next move came on Tencent. Tencent is one of the largest tech companies in China, and it was ordered to give up the exclusive music licensing agreements it has signed with record companies. So for example, Universal Music और Warner Music के साथ भी इनके जो tie-ups थे, उसको बोला गया कि आपको ये you have to give it up. Tencent has about 80% share of the exclusive music streaming market of the country. So इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आज के डेट में जैसे अपना गाना ऐप है या फिर Spotify है, तो इनका क्या रहता है, इनका एक अग्रीमेंट रहता है अलग म्यूजिक प्रोवाइडर, म्यूजिक वेंडर्स के साथ में. जैसे वार्नर म्यूजिक का यहाँ एग्जांपल दे गया, यूनिवर्सल म्यूजिक का एग्जांपल दे गया. इंडिया में आइए आप तो गाना का जो टाई अप रहेगा वो सारेगामा के साथ होगा, या फिर टिप्स के साथ होगा, सोनी म्यूजिक के साथ होगा, जी म्यूजिक के साथ होगा. और हर बार जब यूजर जो रहता है वो एक गाना रिक्वेस्ट करता है और वो गाना जब उनके ऐप में प्ले होता है, देन इनके पास जो एक पेड सर्विस रहता है उसमें से एक छोटा सा अमाउंट जो रहता है वो गाना बनाने वाली कंपनीज के पास भी जाता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप Spotify पे या फिर गाना ऐप में अगर आप पेड कस्टमर हैं और आप कोई गाना प्ले कर रहे हैं, तो गाना.com जो है वो उस पर्टिकुलर गाना के लाइसेंसर को एक सर्टेन अमाउंट पे करता है हर बार जब भी वो गाना स्ट्रीम होता है. और टेंसेंट का चाइना में म्यूजिक स्ट्रीमिंग को लेकर के ऑलमोस्ट 80% का मार्केट, एंड टेंसेंट ऑल्सो ओन्स WeChat. WeChat इज चाइनाज मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग सर्विस. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो नो इट. उसको आप व्हाट्सएप के साथ में कंपेयर कर सकते हैं. सो एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक म्यूजिक डिवाइस के ऊपर आपका पूरी तरह से एकाधिकार है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से दे हैव गॉट द पावर ऑफ स्केल. उसके बाद आई प्रॉपर्टी मार्केट्स की बारी. सो वहाँ पर अभी हम लोग ये काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट्स हैव बिकम वेरी हॉट, और बहुत कुछ गड़बड़ भी चल रहा है. दुनिया भर के मार्केट्स में, प्रॉपर्टी मार्केट्स में सबसे ज़्यादा धांधली चलती है. चाइनीज मार्केट इज़ नो डिफरेंट. सो लास्ट वीक क्या हुआ है, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC हैज ऑर्डर्ड लेंडर्स टू रेज मॉर्गेज रेट्स फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स फ्रॉम 4.65% to 5%, while for second time buyers rates have been increased from 5.25% to 5.7%. So basically उन्होंने रेट्स हाई कर दिया, जिसकी वजह से it is basically discouraging buying new properties. इससे होगा ये कि इससे डिमांड जो है वो आर्टिफिशियली लो की जाएगी. लो करने से प्रॉपर्टी के प्राइसेस विल कम डाउन. लेकिन इससे असर ये पड़ा कि जितनी रियल एस्टेट की कंपनीज हैं वहां पर, दे ऑल स्टार्टेड फॉलिंग. उसके बाद नंबर आया डिलीवरी कंपनीज का. तो वहाँ पर नए रूल्स आए जिससे कि वो डिलीवरी राइडर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके. कहना ये था कि डिलीवरी राइडर्स को मिनिमम वेज भी नहीं दिया जाता है, और कई बार उन्हें ऐसे रास्तों से भेजा जाता है डिलीवरी करने के लिए जहाँ से एक स्टिपुलेटेड टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और उसके बाद जो भी डिलीवरी वो दे रहे हैं, फूड डिलीवरी बेसिकली, वो फ्री करना पड़ता है. और आपको भी पता है कि वो जब भी कोई भी डिलीवरी बॉय आपको फ्री में दे करके जाता है वो पिज्ज़ा या कुछ भी आप जो मंगा रहे होते हैं, तो उसका जो जुर्माना रहता है वो उसकी सैलरी से कट कर लिया जाता है. इसके ऊपर काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने ये रूल लगा दिया कि अब आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आप डिलीवरी राइडर्स को ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं. मीशुआन is one of the China's biggest food delivery companies, and Alibaba, which runs a popular delivery service called LA.me, were the major brunt bearers. तो इसको इस तरह से भी देखा गया कि Chinese government is doing something for the
बेटरमेंट ऑफ द चाइनीज पीपल। इससे पहले भी एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, जो भी एडहॉक रूल्स लाए गए हैं, उसको भी उसी तरह से देखा जा रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। नाउ ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठने लग गया कि इसके बाद किन की बारी है। तो जो एक्सपर्ट्स है, दे आर बिलीविंग दैट द नेक्स्ट नंबर कुड बी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग. Online gaming is seen as an addiction for young Chinese population. They are a concern with respect to data privacy again and illegal bettings, which China wants to discourage. उसके बाद नंबर शायद आ सकता है हेल्थ केयर कंपनीज का. हेल्थ केयर में high healthcare cost could be another area which they would like to crack down and make healthcare more accessible and affordable. That again could be an effort to lower the child rearing cost as well as improving general Chinese lives. तो ये सब तो हमने बात कर ली कि चाइना ने क्या क्या किया अभी तक, किस तरह से एक बार में सारे रिफॉर्म्स बोल लीजिए, रूल्स बोल लीजिए, वो सारे रूल्स उन्होंने चेंज करके एक बार में डाल दिया. चाइना हमेशा ऐसे ही करता है. उसको अगर जब कोई काम करना है तो उनके लिए मैंडेट क्रिएट करना जरूरी नहीं है, उनके लिए 4 लोगों से मशवरा करना जरूरी नहीं है. एक आदमी अगर ये सोचता है कि ये होना चाहिए तो वो हो जाता है. इसके अच्छे साइड्स भी है, इसके बुरे साइड्स भी हैं, और जितना भी हम लोग अच्छे साइड्स के ऊपर वे कर लें, हम लोग कभी ऐसे रिजीम में रहना नहीं चाहेंगे. बट दैट्स अनदर डिस्कशन. नाउ जो इंटेंशन है, इंटेंशन के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है. तो इंटेंशंस क्या क्या है? CCP wants to reassert its influence on the Chinese lives. It also wants to tighten its grip on the corporates, which I discussed earlier, especially the really big corporates जो एक तरह की monopoly create कर दे रहे हैं. There have been reports of widespread lax lending practices and cooking of books by banks and various corporate entities. All such measures are aimed at bringing them under hook. The way Jack Ma and his companies Alibaba and Ant Financials have been handled gives credence to this theory. ये तो हो गई intentions की बात. Now impact. The slew of measures which, if you see from a philosophical or a principle standpoint, are a hit on the weakening the forces of capitalism and strengthening communism. So basically, कैपिटलिज्म अराउंड द वर्ल्ड इनएफिशिएंसीज को हटा करके एफिशिएंट बिजनेस मॉडल लाता है. लेकिन उस बिजनेस मॉडल को लाने के क्रम में ये होता है कि जो वेल्थ रहता है वो कुछ लोगों के हाथ में ही, कुछ वेरी एफिशिएंट कैपिटलिस्ट के हाथ में ही बंध के रह जाता है, जिसकी वजह से रिच और पुअर का जो डिफरेंस रहता है वो बढ़ता चले जाता है. अभी जो डेटा है अपने पास, उसमें ये देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया का जो वेल्थ है that is concentrated in the hands of 2% of the population. So इस तरह के जो measures होते हैं जो कि corporates के ऊपर, corporates को टारगेट करके किए जाते हैं, जिसमें कि corporates की पावर घटाई जाए, जिसमें कि businesses को तोड़ा जाए. किसी भी business के लिए सिर्फ profitability मुद्दा नहीं होना चाहिए, उनके लिए overall growth of the country should be a concern. तो जैसे अभी एजुकेशन सेक्टर को उन्होंने नॉन प्रॉफिट के हिसाब से रजिस्टर करने के लिए कहा है, तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि शायद एजुकेशन कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी. लेकिन हमने इंडिया में भी देखा है कि इन प्रिंसिपल तो एजुकेशन सेक्टर्स को, एजुकेशन कंपनीज को नॉन प्रॉफिट ही रहना है, बट ऐसा है नहीं. उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके अपना लिए हैं जिस तरह से वो पैसा बना सकते हैं. चाइना में शायद वो थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर ये चाह रही है कि वो लोग पैसा ना बनाएं, अनाप शनाप पैसा ना बनाए, तो दे विल इम्पोज रूल्स एंड पेनल्टीज, और वहाँ पर किसी की सुनी नहीं जाती है. तो रूल्स का पालन भी शायद ज़्यादा अच्छे से होगा. Now from stock market's perspective, the surging Chinese tech firms are struggling between US regulators which demand more disclosures and CCP which do not want them to share Chinese data. Again ये भी मैंने दीदी के केस में बताया था, दीदी राइड हेलिंग ऐप के केस में, कि US रेगुलेटर्स तो ये चाहते हैं कि भाई आप मेरे साथ सारे डेटा शेयर करो, और चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि चाइना की यूज़र डेटा वहाँ पर जाए. Now, data privacy is a very big factor everywhere. हम लोग भी यहाँ पर ट्विटर के साथ इसी बात पे भिड़े हुए हैं, ट्विटर और बहुत सारी और कंपनीज के साथ में इसी बात पे भिड़े हुए हैं कि भाई आप अपना जो भी सर्वर है वो इंडिया में रखो, आप बाहर नहीं रख सकते हो. बाहर रखने से हमारे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर चली जाएगी, एंड देन उसको फिर यूज़ किया जा सकता है यहाँ के लोगों को टारगेट करने के लिए. और यही यूएस रेगुलेटर्स भी चाहते हैं कि उनके यहाँ जो भी डेटा, जो भी कंपनी लिस्टेड है वो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन अपना शेयर करे, क्योंकि यूएस की बाकी और कंपनीज वैसे ही करती हैं. बट चाइना के लिए वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि चाइना, एक तो चाइना का खुद का अपना इतिहास ऐसा रहा है कि वो स्नूपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना गया है. चाइनीज़ हैकर्स की कहानी हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं.
तो इस वजह से उसे पता है कि डेटा के साथ क्या क्या किया जा सकता है. Now, Chinese shares have generally traded at a lower valuation to most other markets in the world. And इसके पीछे रीजन वही है कि China has never been able to give that trust to the general global इन्वेस्टर्स कि वहां पर रूल्स चेंज इतने आसानी से नहीं होंगे, ऐसा वो कभी नहीं कर पाया है. दिनों की सब कुछ वहां एडहॉक हो सकता है, ओवरनाइट हो सकता है, जैसे इस बार हुआ. इस वजह से भी जो वैल्यूएशन वहां की कंपनीज को मिलता है वो काफी कम रहता है. तो एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि हैंगसेंग इंडेक्स जो है, जो कि वाइडली ट्रेडेड है और काफी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें लगा हुआ है, इट ट्रेड्स बिटवीन 10 to 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स. ठीक है, 10 to 12 टाइम्स ही उसको P/E मिलता है. जबकि अगर आप इंडियन इंडिसेस का देखिएगा, निफ्टी या सेंसेक्स अगर आप देखिएगा, तो दैट ट्रेड्स एनीवेयर बिटवीन 24 to 28 times normally. Such ad hoc measures forces fund managers to reassess their bets. Most of them are bullish on Chinese growth in the longer term, but cannot factor in the political risk in the short term. The end result would be that they cut their exposure in Chinese firms and deploy that capital to other countries. Fund managers के पास एक mandate रहता है कि उन्हें let's say X% amount टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिप्लॉय करना है. तो फिर वो लोग अब देखना शुरू करते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, और अगर उनके पास कोई कंट्री स्पेसिफिक मैंडेट नहीं है कि कंट्री दे कैन इन्वेस्ट इन एनी कंट्री, मे बी कंट्री स्पेसिफिक एक अपर लिमिट हो सकता है कि किसी भी कंट्री में आप 15% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट यूएस और समथिंग लाइक दैट. तो अगर उन्हें टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो लोग देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जहां वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. और क्योंकि चाइनीज कंपनीज इतनी तेजी से बढ़ रही थी, तो उसमें इन्वेस्ट करने का भी एक मैंडेट उनके पास हो सकता है, गिवन जिस तरह का पॉपुलेशन चाइना का है. और चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी वजह से वहां के लोगों के पास स्पेंडिंग पावर भी है. तो इस वजह से जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं वो चाइनीज कंपनीज में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं और वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं. बट जो भी कुछ वो देखते हैं उसको वो एक्सेल में डाल करके देखना चाहते हैं कि इवेंचुअली इसका वैल्यूएशन क्या है. सो अगर कोई भी कंपनी कोई X% से ग्रो कर सकती है, तो चाइना का जो भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, स्पेंडिंग कैपेसिटी एंड स्पेंडिंग हैबिट्स के हिसाब से, दे कैन come to a conclusion कि what they can expect as a growth for this particular company. बट इसमें कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंज ऑफ हार्ट को नहीं फैक्टर इन किया जा सकता है. इस वजह से वो लोग भी, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी एक बहुत ही कंजर्वेटिव वैल्यूएशन देना चाहते हैं. Some of the fund managers, however, the likes of JP Morgan, are not that disappointed. In fact, they are looking at stocks of mainland China-based firms listed on Shanghai Stock Exchange or Shenzhen Stock Exchange. They are also known as the A-shares, and these A-shares have less exposure to new age businesses and hence are less exposed to foreign flows, which has been spooking the Chinese regulators. So एक और थ्योरी जो कही जा रही है वो ये है कि ये सब कुछ किया जा रहा है सो दैट चाइना का जो कैपिटल है वो यूएस में ना जाए और सिर्फ चाइना में ही रह जाए. तो दिस इज वन ऑफ द अदर रीजंस. अब इसका अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देखिएगा, स्पेशली शेयर मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से, तो जितने भी चाइनीज एरियाज हैं जो कि यूएस में लिस्टेड हैं, उनमें काफी सेलिंग हुई है. ऑब्वियसली फंड मैनेजर्स डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन चाइनीज कंपनीज और एटलीस्ट कट डाउन देयर स्टेक्स इन द चाइनीज बिजनेसेस because of this political uncertainty. Now, once they are done with all the trimming, they will be left with excess funds. और फिर उनको वापस से कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जहां पर कि वो इस फंड को डिप्लॉय कर सकें. जितनी भी कंट्रीज है जहां पर कि पॉलिटिकल रेजीम इज मोर सेंसिबल, मोर स्टेबल, जहां रूल्स बहुत तेजी से बदलते नहीं हैं, वहां पर शायद ये पैसा जा सकता है. सो अभी कोरोना वायरस के वक्त भी हमने देखा कि बहुत सारा पैसा चाइना से निकल करके वियतनाम और बाकी और कंट्रीज में गया. मोस्टली इंडिया में भी काफी पैसा आया, जिसकी वजह से हमने ये रैली देखी. अभी इस रैली में अकेले बाहर के पैसे का नहीं, अपने डोमेस्टिक पैसे का भी बहुत बड़ा हाथ है. बट द थिंग इज दैट बाहर के फंड्स ने भी काफी इन्वेस्ट किया अपने कंट्री में. और आने वाले टाइम में भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वंस थर्ड वेव का एक जो डर बैठा है वो खत्म हो जाता है, तो शायद हम लोग वापस से देखेंगे कि हमारी स्टॉक मार्केट में वापस से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए हैं. Overall, I don't see this what has happened in China as a very big threat to the overall economy. और जो भी ये सेलिंग हुई है अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते में, वो सब कुछ eventually will get absorbed and markets will again factor in the
growth prospects of our country, of India, and will start rising again. The only thing is that I think markets are spooked by the rising cases of coronavirus again in US and other countries, UK, जहाँ पर कि ये बोला जा रहा थर्ड वेव वहाँ आ गई. अगर थर्ड वेव आ रही है वहाँ, देन फाइनली थर्ड वेव इंडिया में भी आएगी. और जिस तरह से हमने सब कुछ रिलैक्स करके रखा हुआ है, तो हो सकता है कि शायद ये डर उन्हें भी सता रहा हो कि ये नंबर्स जो अभी 40,000 के करीब करीब में आकर के रुक गए हैं, तो ये बढ़ सकता है. तो चाइना के इशू को लेकर के दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू प्रेजेंट, एंड आई होप you liked the content, and if you do, please like and subscribe the channel. I want to make more such videos. I want to come up with the market view, the market analysis as well, and I want to present some good stocks as well where there's an opportunity for us investors. That is it. Thank you very much.